वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की गाइस। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं हमारे लिए, हमारे यूजीसी नेट के यूनिट फिफ्थ में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीटी मेथड से, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो जहाँ तक पहुँच पा रही है, कमेंट सेशन में आप लोग ज़रूर बताया करो कि हाँ सर वीडियो हम तक पहुँच पा रही है। और ये भी बताया करो कि आप लोगों को किस तरीके से चीज़ें समझ में आई हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट सेशन में हमें बताया करो, तो कम से कम मुझे आइडिया लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें जो हैं वो सही जा रही हैं। ठीक है, मैं और अच्छी कोशिश करूंगा कि भाई और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास में लेके आऊँ। ठीक, तो बढ़े आगे। देखो, अगर मैं पूरे तरीके से नहीं भी दिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट आपको पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जीटी मेथड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में हमने आइडिया लिया तो उसके कुछ आप निकनेम निकाल सकते हैं। निकनेम बोले तो अब आप लोग नहीं बोलने लगते हैं कि सर इसका ये निकनेम होगा, इसका ये निकनेम होगा, इसका ये निकनेम होगा, है ना। मतलब क्या हो गया गाइस, मतलब ये हो गया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कुछ और भी नाम हैं जिनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। देखते हैं, पहला आपको दिया गया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ओके सर, जीटीएम बोल सकते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पे जो कम वर्ड दे रहा है आप लोगों को, तो इस कम का मतलब किससे हो जाता है गाइस, इस कम का मतलब विद से हो जाता है, और हिंदी में साथ या सहित, मतलब ग्रामर सहित ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है आपका। बात समझ में आई। और यही जो आपके पास में मेथड दिया गया है ये ओल्डेस्ट मेथड कहलाता है हमारा। कौन सा मेथड कहलाता है, ओल्डेस्ट मेथड कहलाता है। और इसी को, अब ओल्डेस्ट मेथड है तो इसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोल देते हैं। ओल्डेस्ट है तो ट्रेडिशनल भी हो जाएगा। केवल यही ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है, केवल यही कहलाता है। बाकी जितने भी आते हैं वो ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, फिर वो तो नए बनते जाते हैं, इस वजह से वो ट्रेडिशनल नहीं कहलाता है। या ओल्डेस्ट है इसलिए क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है। कौन सा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसी को ही हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, इसी को भी हम प्रूशियन मेथड भी बोलते हैं, और इसी को भी हम सिरोनियन मेथड भी बोलते हैं। सिरेरोनियन सिरेरोनियन मेथड भी बोलते हैं इसको। बात समझ में आई। अगर प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो उसको माइंड मत करना, है ना। सिरेरोनियन मेथड बोला जाता है। अब चलो देख लेते हैं। अब अगर क्लासिकल मेथड के बारे में गाइज हम बात करते हैं कि ये क्लासिकल मेथड जो है वो नाम कब आया, क्यों आया, कैसे आया, तो उसके बारे में जानकारी, थोड़ा फैक्ट आपको दिए गए हैं। कि अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें, प्राचीन समय की हम बात करते हैं, ड्यूरिंग रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण काल। क्या होता है, पुनर्जागरण काल, रेनेसांस। और ये पुनर्जागरण काल जो है वो कब से कब तक रहा है, 15 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक रहा है। तो ड्यूरिंग रेनेसांस इन, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इन द अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग रेनेसांस, रेनेसांस के समय की बात है। इट वॉज फेल्ट दैट, यह महसूस किया गया, क्या महसूस किया गया, दैट लर्निंग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज की लर्निंग कर रहे हैं, अब सर क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी थी उस टाइम पे, तो प्राचीन ग्रीक थी हमारे पास में और लैटिन थी। जो भी क्लासिकल लैंग्वेज को लर्न कर रहा था, मतलब वो कंडीशन क्या बताई जा रही थी उस टाइम की, कि जो भी क्लासिकल लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ रहा है, टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब उसका बौद्धिक विकास हो रहा है। तो वहां पे क्लासिकल मेथड को पढ़ने के लिए उस टाइम पे क्या बात हो रही थी, बात ये हो रही थी कि जो भी क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ेगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा। इसीलिए इन यूरोप अ टेंडेंसी टू लर्न क्लासिकल लैंग्वेज डेवलप थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसीलिए यूरोप में उन दिनों पे क्या एक चलन चल गया क्लासिकल लैंग्वेज को सीखने का,
किसके थ्रू? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू, इसलिए फिर हमने उसको क्लासिकल मेथड भी बोल दिया। आई बात समझ में? अब आगे देखो, आगे आपके पास में प्रूशियन मेथड भी दिया गया है और सेरेरोनियन मेथड भी दिया गया है। प्रूशियन मेथड और सेरेरोनियन मेथड में क्या बताया जा रहा है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो जीटी मेथड है हैज जेनेसिस, मतलब जिसका ओरिजिन है वो किसके द्वारा हुआ है? इन जर्मन स्कॉलर, एक जर्मन स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ओरिजिन किया है। अब देखो, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के समय पे इन जर्मनी में प्रूशिया वॉज द सेंटर, प्रूशिया जो था ना वो सेंटर था, किसका सेंटर था? फॉर डेवलपमेंट के लिए ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ जीटी मेथड, जीटी मेथड की जो टेक्स्ट बुक के डेवलपमेंट का जो सेंटर था वो क्या था? प्रूशिया था। तो इस वजह से वहां पे कौन से मेथड यूज किया जाने लगा? उसको बोला जाने लगा प्रूशियन मेथड बोला जाने लगा। बी सीड्स एन अमेरिकन क्लासिक्स टीचर, ये एक अमेरिकन क्लासिक्स टीचर हैं। इन 1845 यूज्ड द टर्म, 1845 में इन्होंने एक टर्म यूज की, सेरेरोनियन ऑफ द प्रूशियन मेथड, सेरेरोनियन और द प्रूशियन मेथड फॉर जीटी मेथड, जीटी मेथड के लिए प्रूशियन मेथड की और सेरेरोनियन मेथड का यहाँ पे उन्होंने यूज किया, टर्म दिया। तो ये हमने अदर अल्टरनेटिव नेम देखे किसके? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, जिसको हमने अभी क्या बोला था? निकनेम बोला था। तो आई होप तो आपको यहां तक ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ऑल क्लियर? बढ़े आगे, चलो फिर आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपॉन्स ऑफ जीटी मेथड। अब हमारे पास में जीटी मेथड के लिए जर्मन स्कॉलर्स कुछ रहे हैं, वो कौन कौन से रहे हैं? लो भाई उनको देख लेते हैं। तो वो हमारे पास में रहे हैं कार्ल लॉर्ड्स रहे हैं, जॉन्स मैडेंजर रहे हैं, H.G. ओलेंडर्फ रहे हैं और जोहान्स सेंडस्ट्रक्चर रहे हैं हमारे पास में। ये 4 स्कॉलर रहे हैं जो कि कौन से स्कॉलर हैं? जर्मन स्कॉलर हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीटी मेथड की, तो इनके क्या उद्देश्य रहे हैं उसको हम समझते हैं कि भाई इनके जो एक्चुअल उद्देश्य हैं वो क्या हैं जीटी मेथड के। तो टू एनेबल अ लर्नर, मतलब लर्नर को एनेबल करना, सक्षम बनाना। टू रीड लिटरेचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के साहित्य को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप रीड कर सकते हैं, है ना। अब जब आप उसको लर्न करेंगे, रीड करेंगे, मतलब टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? टारगेट लैंग्वेज आपकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टारगेट लैंग्वेज आपकी कहलाएगी। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि फॉरेन लैंग्वेज को आप कैसे रीड कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है? टू गेट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपको क्या बौद्धिक विकास की जरूरत है यहाँ पे। टू गेट, अगर आपको बौद्धिक विकास पाना है किसके द्वारा? बाय द लर्निंग ऑफ द टीएल, टारगेट लैंग्वेज की अधिगम से आपकी बौद्धिक क्षमता जो है, बौद्धिक विकास जो है वो बढ़ेगा, आप वो पाएंगे। ठीक है, ये हमारे उद्देश्य बताए गए हैं जीटी मेथड के। क्लियर हुआ इतना? अब आ जाते हैं हम उनके प्रिंसिपल की तरफ। आ जाते हैं उनके सिद्धांत की तरफ आ जाते हैं कि भाई जीटी मेथड के जो सिद्धांत हैं वो क्या है। अब देखो, यहाँ पे एक स्कॉलर रहे हैं स्टर्न, तो स्टर्न ने क्या बोला है? द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है इज मेंटेन्ड एज अ रेफरेंस, उसको एक रेफरेंस के रूप में मेंटेन किया जाता है। क्यों? इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए फर्स्ट लैंग्वेज को एक रेफरेंस के सेंस में यूज किया जाता है। और अच्छे से समझना है तो देखो यहाँ पे और एक और भाषा दी गई है, एक और परिभाषा दी गई है, एक और आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है।
MT/NL मदर टंग ऑब्लिक नेटिव लैंग्वेज, जो कि वर्नाकुलर कहलाती है। वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। इज द रेफरेंस सिस्टम, मतलब जो मदर टंग है वो आपका रेफरेंस सिस्टम है ऑफ जीटी मेथड। जीटी मेथड का जो रेफरेंस सिस्टम है वो क्या है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो हमारे पास में क्या रेफरेंस सिस्टम दी गई है वो क्या है, मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आप लोगों से पूछा, चलो ये बताओ APP एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है, मीनिंग। तो आप सर बोलेंगे कि एप्पल का हिंदी मीनिंग होता है सेब। ऐसे हम लोग याद करते थे, है ना। BOO के बुक, बुक का मीनिंग क्या होता है, तो सर किताब। तो हमने आपसे पूछा कि बुक का ये मीनिंग कहलाता है क्या, बुक का ये मीनिंग कहलाता है क्या। मैंने आपसे पूछा क्या बुक का ये मीनिंग कहलाता है, एप्पल का ये मीनिंग क्या कहलाता है क्या, नहीं। ये छोटे से चीजें हम लोग पढ़ते आते हैं, तो ये चीजें जो हैं हम लोगों को माइंड में बिल्कुल घर कर जाती हैं, इसलिए हम बोलते थे एप्पल मीन्स सेब, बुक मीन्स किताब। मतलब अगर आपको कोई भी भाषा लर्न करनी है तो सबसे पहले आपको एक और भाषा आनी जरूरी है, मदर टंग आनी जरूरी है, तभी तो आप पता कर पाएंगे। अब मान लो जैसे हिंदी भाषा नहीं आती होती तो एप्पल मीन्स क्या करते आप, बुक मीन्स क्या करते आप, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे कहने का मीन्स गाइस ये है कि अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, तो यहाँ पे मीनिंग नहीं कहलाते, ये इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ये समकक्षी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, इक्विवेलेंट कहलाते हैं, समकक्षी कहलाते हैं, कॉग्नेट कहलाते हैं। अभी कॉग्नेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखते जाओ। देखो आगे यहाँ पे बात क्या हो रही है, सेकेंड वन में देखते हैं। बाइलिंगुअल डिक्शनरी इज यूज्ड बाय अ लर्नर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल डिक्शनरी मिल रही है, इज यूज्ड बाय अ लर्नर, लर्नर के द्वारा बाइलिंगुअल डिक्शनरी का यूज किया जाता है टू फाइंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड। एक अगर नए शब्द का आपको मीनिंग फाइंड करना है, तो अब बाइलिंगुअल डिक्शनरी मैंने बोला चलो बाइलिंगुअल डिक्शनरी ले आना मार्केट से। तो बाइलिंगुअल में आप क्या लेके आएंगे, एक हिंदी वाली और साथ में उसकी इंग्लिश वाली। इंग्लिश से आप हिंदी में फाइंड करेंगे, हिंदी से आप इंग्लिश में फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है जीटी मेथड में, उसमें आपका सेकंड सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई बाइलिंगुअल डिक्शनरी जो है वो लर्नर के द्वारा यूज की जाएगी, जिससे वो नए शब्दों को खोज पाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, द टीचर प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल वोकैबुलरी लिस्ट। अब देखो जैसे अभी मैंने बताया एप्पल मीन्स सेब, है ना, बुक मीन्स किताब, कैट मीन्स बिल्ली। तो जो टीचर है वो प्रोवाइड करता है बाइलिंगुअल वोकैबुलरी, प्रोवाइड करता है, लिस्ट एक प्रोवाइड करता है क्लासरूम में, ठीक है, बिफोर द टीचिंग ऑफ द लेसन। अगर कोई भी उसको लेसन टीच करना है, कोई भी लेसन टीच करना है, तो कोई भी लेसन टीच करना है, तो उस लेसन को टीच करने से पहले वो बाइलिंगुअल आपको क्या प्रोवाइड करता है, वोकैबुलरी प्रोवाइड करता है। ये वोकैबुलरी आपको लर्न करके आना है, ये वोकैबुलरी आपको लर्न करके आना है। अब यूज ऑफ द लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स मीन्स टू से कि वो आइसोलेटेड वर्ड का यूज करता है। आइसोलेटेड वर्ड का मीन्स क्या होता है कि मतलब यहाँ पे मान लो जैसे एक कोई आपके पास में चैप्टर दिया गया, उस चैप्टर में 10 मीनिंग दिए गए हैं, तो पर्टिकुलर 1 2 3 ऐसी मीनिंग करके आपको देता है। जैसे यहाँ पे उसने बोल दिया कि भाई बताओ, यहाँ पे हमने बोल दिया कंसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हमने बोल दिया कंप्राइज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में आइसोलेट है, ये अपने आप में आइसोलेट है। बात समझ में आ रही है, ये अपने आप में आइसोलेटेड है। तो एक कंडीशन आपको दी जाती है, ये कंडीशन बताई जा रही है यूज ऑफ द लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड की। हमने सबसे पहले क्या देखा कि स्टर्न ने एक फर्स्ट लैंग्वेज को क्या बनाया है, फर्स्ट लैंग्वेज को रेफरेंस बनाया है टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए या सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। सेकेंड ऑप्शन में क्या देखा है, सेकेंड पॉइंट में बाइलिंगुअल डिक्शनरी हमने यूज की है, किस लिए यूज की है, नए शब्दों को फाइंड करने के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या बात हो रही है कि टीचर जो है अगर आपको एक लेसन सिखाता है तो उसके पहले वो आपको बाइलिंगुअल वोकैबुलरी प्रोवाइड करता है,
जो कि आइसोलेट होती है, मतलब अपना अपना एक सिंपल वर्ड होता है, किसी से रिलेट नहीं करता वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 में अपना अपना अलग अलग वर्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो अभी हमने यहाँ पे किस किस के बारे में बात कर ली। अब देखो, अभी क्या हमने ग्रामर के बारे में कोई बात की? सर ग्रामर के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं की। अभी हमने क्या देखे हैं? अभी केवल हमने मेथड देखे हैं कि भाई ऐसी कंडीशन ऐसी होगी, ऐसी कंडीशन ऐसी होगी, ऐसी कंडीशन ऐसी होगी। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर इज टॉट सेपरेटली इन जीटी मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो ग्रामर है वो सेपरेटली पढ़ाई जाती है, सेपरेटली टीच की जाती है। मान लो यहाँ पे आपके पास में एक ग्रामर की बुक है, ग्रामर की एक बुक है, और उस बुक से आपको प्रॉपर तरीके से चीजें रीड करनी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप उसको रीड कर रहे हैं, बस उसी को ही रीड कर रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से जब आप उसको पढ़ते हैं तो सेपरेटली वो कंडीशन आपको यूज करनी रहती है। मतलब ग्रामर है तो एक किताब उठाई, आपने ग्रामर कंप्लीट कर ली उस बुक से, लो भाई हमारी ग्रामर जो है वो सेपरेट हो गई है ना। ग्रामर इज टॉट सेपरेटली इन जीटी मेथड। जीटी मेथड में जो ग्रामर है वो सेपरेटली ही पढ़ाई जाती है। आगे देखो, इन जीटी मेथड ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। अब देखो, जीटी मेथड में ग्रामर जो है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। अब डिडक्टिवली कैसे पढ़ाई जाती है भाई साहब? जनरल से पर्टिकुलर की तरफ पढ़ाई जाती है। सर जनरल से पर्टिकुलर मीन्स टू से, मतलब आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके रूल्स टू एग्जाम्पल चलते हैं। पहले आपके रूल्स रहेंगे, रूल्स आपको सिखाए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल आपको सिखाए जाएंगे। एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे? उनको एम्प्लीफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे उनका। पहले रूल्स सिखा दिया हमने, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमने यूज कर लिया दे प्लेड फुटबॉल। याद हो गया आपको? अब आप याद कर रहे हैं, जैसे हमने बोला नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस। अब कई बच्चे बोलते जाते हैं लेकिन उनको मीनिंग नहीं आ पाता है, तो रट लेते हैं चीजें। अबाउट टू द वाइज सफिशिएंट, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं बच्चे रट लेते हैं। रोट लर्निंग जरूरी रहती है। तो देखो आगे कंडीशन क्या बताई जा रही है, द लर्नर्स रोट फर्स्ट, मतलब लर्नर्स को इनको रटना रहता है। पहले वो रूल्स को रटते हैं। किन के रूल्स को? ग्रामर के रूल्स को पहले रटते हैं, एंड देन अप्लाई देम इन ट्रांसलेशन, और फिर ट्रांसलेशन में अप्लाई करते हैं। लर्नर्स क्या करते हैं? पहले रट लेते हैं रूल्स को, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है। मतलब बहुत तरीके से रट लेते हैं चीजों को, और फिर उनका यूज करेंगे कि हाँ ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, इस टाइप में कि भाई बाजार जा रहा है। रोट लर्निंग करेंगे रूल्स की, और फिर उनका ट्रांसलेशन करेंगे। आगे देखते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ जीटी मेथड कंटेन लिटरेरी एक्सर्प्ट्स। अब देखो यहाँ पे लिटरेरी एक्सर्प्ट्स क्या कहलाते हैं? रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट इन विगन अर्ली। मतलब सर क्या हो जाता है कि जो आपके साहित्य के बहुत ज्यादा टफ वर्ड रहते हैं, जो लिटरेचर के बहुत ज्यादा टफ वर्ड रहते हैं, उनको लिटरेरी एक्सर्प्ट बोलते हैं। एक्सर्प्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सर्प्ट्स बोलते हैं। जो बोल देते हैं साहित्य के टफ वर्ड या साहित्य के अंश, जिनको हम बोल देते हैं साहित्य के अंश, जिनको हम बोल देते हैं। तो जीटी मेथड, अब जीटी मेथड का जो टेक्स्ट बुक है कंटेन लिटरेरी एक्सर्प्ट, मतलब साहित्य के अंश रखता है अपने पास में। क्या रखता है? साहित्य के अंश रखता है अपने पास में। और यहाँ पे 8th नंबर में क्या दिया गया है? वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज मेड बाय द लर्नर। अभी आपको बताया था कि वर्ड फॉर वर्ड, एक एक वर्ड जो है वो उसका क्या करता है? ट्रांसलेशन का होता है लर्नर के द्वारा वो ट्रांसलेशन बनाया जाता है। जैसे अभी बताया ही इज गोइंग टू मार्केट, बाय बाजार जा रहा है, तो वर्ड फॉर वर्ड हमारा ट्रांसलेशन चलता जाता है लर्नर के थ्रू। आई होप सो आपको इतने सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये कंडीशन जो है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कितने 8 कंप्लीट कर लिए हैं, ये पूरे सेम टू सेम वही लिखे हुए हैं। ठीक है, 8 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 9th नंबर की बात करनी है। इन जीटी मेथड अ लर्नर ट्रांसलेट्स अ सेंटेंस फ्रॉम एम्प्टी इनटू टीएल एंड वाइस वर्सा।
इन जीटी मेथड में एक जो लर्नर होता है वो सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में। मदर टंग से किसमें? टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या उल्टा? मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में, है ना? रिवर्स करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में ट्रांसलेट किया। तो जीटी मेथड में जो लर्नर है वो ट्रांसलेट करता है सेंटेंस को मदर टंग से टारगेट में और टारगेट से मदर टंग में। क्लियर? आगे देखो। अब 10th नंबर के पॉइंट को समझने के पहले हम 11th को पहले एक बार समझ लो, इसको देख लेते हैं, 10th का फिर समझाते हैं। इफ अ लर्नर इज एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम एमटी इनटू टीएल, अगर जो लर्नर है वो ट्रांसलेट करने में, अब जैसे मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में ट्रांसलेट अगर कर ले, ही इज कंसीडर्ड, उसको माना जाने लगता है द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज का मास्टर माना जाने लगता है। जैसे मैंने कोई आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ का बोल दिया कि अब आपको इसका बढ़िया अनुवाद निकालना है, हिंदी अनुवाद, तो आपने बेझिझक बढ़िया आराम से शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत प्यार तरीके से आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ का आंसर कर दिया, तो मतलब आपको टारगेट लैंग्वेज आ चुकी है। क्लियर? अब समझो 10th नंबर का। यहाँ पे 10th नंबर पे आपको क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू एपी हॉट, मतलब एपी हॉट के अनुसार द टीचिंग यूनिट, अब देखो यहाँ पे जो द टीचिंग यूनिट, जो टीचिंग यूनिट है एंड यूनिट ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस की जो यूनिट है, अकॉर्डिंग टू एपी हॉट के अकॉर्डिंग जो टीचिंग यूनिट है और प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस की यूनिट है इन जीटी मेथड में इज सेंटेंस, वो क्या है? सेंटेंस है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखें कि टीचिंग यूनिट और यूनिट ऑफ प्रैक्टिस की जीटी मेथड में क्या कंडीशन है? तो वो क्या है? सेंटेंस की कंडीशन है। सेंटेंस है मतलब एक सेंटेंस के अनुसार चीजें होंगी। अब जैसे कोई आपको सेंटेंस ही तो देगा, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ही इज वॉचिंग अ मूवी, अब मैंने ये सेंटेंस दिया, तब तो जाके आपने इसका क्या किया? एनालिसिस किया, इसको आपने टारगेट किया, इसको आपने हिंदी में बनाया, इसको आपने इंग्लिश में बनाया। अब अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर आपको आइसोलेटेड वर्ड दिए जाते, तो क्या उससे बन पाता? कोई चीज समझ में आ पाती? नहीं आ पाती। कोई भी चीज समझ में नहीं आ पाती, इसलिए बताया गया है कि जो टीचिंग यूनिट है जीटी में और जो यूनिट ऑफ प्रैक्टिस है जीटी में, वो क्या है? एक सेंटेंस है। वो क्या है? एक सेंटेंस है। और एक इसका थॉट है, एपी हॉट का थॉट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड देख लिया। उसके पहले हमने देखा था कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ जीटी मेथड क्या होते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ जीटी मेथड के बारे में जानकारी ली, और अदर अल्टरनेटिव नेम भी हम लोगों ने जीटी मेथड के देखे। तो इतनी आपको चीजें समझ में आई होगी, आई होप सो। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट सेशन में आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ सर ऑल क्लियर हुआ है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें, शेयर करें, ठीक है? और लाइक और कमेंट जरूर करें, जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वो कमेंट जरूर करें।